देखो बालकों, आपने पिछले अध्याय में सतह की साझेदारी में पढ़ा आपने बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में सतह की साझेदारी, और आपने ये भी देखा है कि बेल्जियम ने जो है अपने यहाँ पर समझदारी का उपयोग किया और सतह में डचवासी समूह के लोगों को और फ्रेंचवासी समूह के लोगों को सतह में साझेदारी में लेकर के अपने देश का विभाजन होने और देश में गृह होने की स्थिति से अपने देश को बचा लिया। दूसरी ओर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की सरकार ने सियली, जो श्रीलंका के मूल निवासी है उनको वहां पर सियली कहा जाता है, तो सियलियों उनकी भाषा भी सियली है और उनका धर्म बौद्ध है। तो श्रीलंका की सरकार ने 1956 में कई संविधान संशोधन किए, कई ऐसे कानून बनाए जिनसे सियली धर्म भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, सियली और सियली के लिए बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया, और नौकरियों में व्यवसायों में सियली भाषा और बौद्ध धर्म के लोगों को जो है आपके अत्यधिक महत्व दिया गया, उनको प्रमुखता दी गई। परिणाम ये हुआ कि तमिलों में जो आपके तनाव उत्पन्न हो गया। तमिल जो है आपके सत्ता में भी साझेदारी चाहते थे, अपनी संस्कृति और धर्म को बनाए रखना चाहते थे, और सत्ता और व्यवसाय में जो आपके नौकरियों में जो आपकी हिस्सेदारी चाहते थे। इसकी मांग करना जो है आपके तमिलों ने शुरू कर दिया था। मैंने ये भी बताया कि आगे चल करके तमिलों ने जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक राजनीतिक पार्टियां बनाई और अपनी भाषा को जो आपके राजभाषा बनाने, अपने धर्म को जो आपके महत्व देने, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो आपके मांग करना शुरू कर दिया। श्रीलंका की सरकार से संघर्ष करना शुरू कर दिया, और 1980 के दशक में जाते जाते तो जो है आपके तमिलों ने उत्तरी पूर्वी श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में जो आपके तमिल समूह के लोग निवास करते हैं, इसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जो आपके एक स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग भी आगे दी। इस मांग के आधार पर जो आपके श्रीलंका में कई राजनीतिक संगठन बने जो इस मांग का समर्थन करने लगे। इस प्रकार श्रीलंका जो आपके पारस्परिक रूप से दो समूह में बट गया था, एक समूह आपके सियली वर्ग का और दूसरा समूह जो आपके तमिलों का, और इन दोनों में टकराव हुआ। परिणाम ये हुआ श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के हजारों लोग जो आपके मारे जा चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे देशों में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, और इससे भी ज्यादा जो आपके कई लोगों की रोजी रोटी व्यवसाय छिन गए। साथ ही देखो आपके श्रीलंका में अगर आर्थिक आधार पर देखा जाए, शैक्षिक आधार पर देखा जाए तो काफी उन्नति की है, भारत से भी ज्यादा आगे है वो आर्थिक आधार पर, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इस गृह युद्ध की स्थिति के होते हुए भी इतना आगे है, तो आप सोचिए कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती तो वो आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ता। हालांकि उसमें विकास किया है, गृह युद्ध की स्थिति होते हुए भी विकास किया है, लेकिन फिर भी अगर गृह युद्ध नहीं होता तो वहां का जो वातावरण है वो संयोजन होता है, तो वहां की स्थिति और अच्छी होती। उसका जो आपके आर्थिक स्तर है, सांस्कृतिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है, कुछ होता। तो श्रीलंका में आगे चल करके 2009 में जब वहां पर जो समझौता किया गया और समझौते के तहत जो वहां पर जो आपकी गृह युद्ध की स्थिति है उसको समाप्त किया गया। अब बात आती है बेल्जियम की, बेल्जियम ने क्या समझदारी की। बेल्जियम की समझदारी की बात मैंने बताई थी कि उसने क्या किया, श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी नहीं दी और बेल्जियम ने अपने सभी वर्गों को जो है सत्ता में साझेदारी दी, और इस प्रकार उसने जो निर्णय लिया वो एक समझदारी का निर्णय था। इसका परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम की एकता बनी रही, वहां पर शांति व्यवस्था बनी रही, और सभी वर्ग जो आपके मिलजुल के देश के विकास में लगे। उन्होंने देखो अपने क्षेत्रीय अंतर को, किसने, बेल्जियम ने, क्षेत्रीय अंतर देने, सांस्कृतिक अंतर हो, चाहे भाषा का अंतर हो, चाहे धर्म का अंतर हो, इन सभी अंतरों को भुला कर दिए और 1970 से 1993 के बीच
अपने संविधान में अनेक संशोधन किए। इनमें 4 प्रमुख संशोधन है। 1970 से लेकर के 1993 के बीच में जो है संविधान में अनेक संशोधन किए और इन संशोधनों का उद्देश्य क्या था? सभी वर्गों को सत्ता में साझेदारी देना, सत्ता में सम्मिलित करना, ये उनका उद्देश्य था। इनमें देखो आपके ये उद्देश्य इसलिए अपनाया गया ताकि देश की एकता बनी रहे और सभी वर्ग जो है आपके मिलजुल करके देश का विकास कर सके। तो इन 4 जो आपके संशोधन थे, इन संशोधनों में पहला संशोधन आता वो आपके केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और विशेष कानून दोनों पक्षों के बहुमत से बनेंगे। जो संपूर्ण बेल्जियम था, उस बेल्जियम में मैंने बताया था कि डच भाषी समूह जो आपके कितने थे 59% थी और फ्रेंच भाषी समूह जो आपका 40% था, 1% अन्य है। तो यहाँ पर बहुसंख्यक ये होते हुए भी, बहुसंख्यक डच होते हुए भी क्या व्यवस्था की गई? दोनों को मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। केंद्र सरकार में जो बेल्जियम की प्रमुख सरकार है, संघ सरकार है, उस संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। बहुसंख्यक डच है, लेकिन डच को भी उतने ही मंत्री दिए गए जितने कि फ्रेंच के मंत्री हैं और दोनों की संख्या बराबर रखी गई। और ये व्यवस्था की गई कि कोई भी ऐसा कानून जो या तो डच समुदाय को प्रभावित करता है या फ्रेंच समुदाय को प्रभावित करता है, जो किसी एक समुदाय को प्रभावित करने वाला कानून है, वो कानून तभी पारित होगा जब दोनों वर्गों के मंत्री बहुमत में क्या करेंगे? अलग अलग उसको पारित कर देंगे। जैसे डच भाषी मंत्री है तो डच भाषा वाले मंत्री जो आपकी क्या करें? उसको बहुमत से पारित कर दें। फिर फ्रेंच भाषी समूह के लोग भी उसी कानून को बहुमत से पारित करें ताकि वो कानून पारित माना जाएगा, अन्यथा वो पारित नहीं माना जाएगा। तो दोनों पक्षों को जो है आपके क्या किया गया? इसमें सम्मिलित किया गया ताकि दोनों समुदायों के लोग सहमत हो तभी कोई जो है विशेष कानून बनाया जा सके, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर एक ही वर्ग की अब केवल बहुमत ही होता, अगर ऐसा होता है कि कोई भी कानून बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुमत एक वर्ग का हो सकता है, दूसरा वर्ग विरोध करे, एक वर्ग का बहुमत हो जाए तो कानून पारित हो जाता है, दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए व्यवस्था की गई है कि दोनों वर्गों के मंत्री क्या करें? अलग अलग बहुमत से उसको पारित कर दे तभी जो है पारित माना जाएगा। दूसरी व्यवस्था देखो आपके बेल्जियम के संविधान में क्या की गई है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों में सत्ताओं का विभाजन कर दिया गया। पहले सत्ता क्या थी? केंद्र सरकार के पास थी, राज्यों के पास सत्ता नहीं थी। केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें संचालित होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्र आपके डच भाषी बहुमत वाले थे वहां पर भी जो है सरकार को केंद्र सरकार की शक्तियों के अनुसार कार्य करना पड़ता था, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। अब क्या कर दिया गया? संविधान संशोधन द्वारा अब केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, अर्थात शासन में विकेंद्रीकरण अपना लिया गया। शासन में विकेंद्रीकरण अपना लिया गया। इस प्रकार केंद्र अपने क्षेत्र की शक्तियों पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और राज्य सरकार को जो है आपके राज्य स्थिति या राज्य विस्तृत की शक्तियां प्रदान कर दी। इससे राज्य सरकार अपने क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरा संशोधन क्या किया गया? आपके केंद्र और ब्रुसेल्स की सरकारों में डच और फ्रेंच भाषी लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया। आपको बताया था मैंने कि राजधानी जो ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स जो राजधानी थी आपके, इसमें फ्रेंच भाषी 80% और डच जो दिया आपके केवल कितने प्रतिशत थे? डच केवल आपके डच केवल 20% थे। ये 20% थे, डच 20% थे। इस प्रकार इस राजधानी में आपके बहुमत किस तरह? फ्रेंच का, जबकि संपूर्ण जो आपके बेल्जियम था उसमें बहुमत किसका था? डच का था। फ्रेंच तो केवल 40% थे। अब डच में जब राज्य में जो आपके फ्रेंच को बराबर बहुमत देना, केंद्र सरकार में जो आपके फ्रेंच का आपके अलग संख्यक है लेकिन उनको क्या कर दिया गया? बराबर मंत्री दिए गए, बराबर प्रतिनिधि दिए गए। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स में दो प्रकार की सरकारें हैं।
एक तो कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार, क्योंकि ये राजधानी है जर्मनी जो आपके बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और एक जो है ब्रुसेल्स की खुद की सरकार। इस प्रकार अपने भारत में दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक तो जो है अपने भारत की सरकार केंद्र सरकार जिसका मुख्यालय दिल्ली है, राजधानी हमारी दिल्ली है, और एक दिल्ली क्षेत्र पर शासन करने वाली दिल्ली की सरकार जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की सरकारें हैं। तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में चूंकि डच में क्या किया, बेल्जियम को बराबर प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, इसलिए ब्रुसेल्स की जो सरकार बनी वहां पर बेल्जियम का बहुमत होते हुए भी डच को क्या कर दिया गया, बराबर प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो यहाँ जो आपके केंद्र सरकार में और ब्रुसेल्स की जो सरकार है उसमें डच और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उनको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये नहीं कि केंद्र में जो आपके डचों और फ्रेंचों का बराबर प्रतिनिधित्व है, लेकिन ब्रुसेल्स में आपके फ्रेंचों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके प्रतिनिधि ज्यादा हो और डचों के प्रतिनिधि कम हो, ऐसा नहीं किया गया है। ये वर्ग बहुसंख्यक है, फ्रेंच भाषी वर्ग बहुसंख्यक है, लेकिन उनको भी जो है आपके उतने ही उम्मीदवार निर्वाचित होंगे जितने डच भाषी जो उनके उम्मीदवार निर्वाचित होंगे विधानसभा में उतने निर्वाचित होंगे, दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा संशोधन देखो आपके, चौथा संशोधन क्या है कि तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार, कहने का मतलब वहां पर एक केंद्र सरकार है, राज्यों में प्रांतीय सरकार, राज्य की सरकार है, और उन सरकारों में जो है अभी बताया था मैंने कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये होने के बावजूद तीसरे स्तर पर एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है। अब आप बात आती है यहाँ पर सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार क्या होती है? सामुदायिक सरकार अपने समुदाय विशेष की अपनी सरकार होती है। एक समुदाय के लोग भी क्या करते हैं, अपने समुदाय के प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं, फिर वो प्रतिनिधि उस समुदाय की समस्याओं, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन समस्याओं का जो है आपके समाधान करने के लिए कार्य करते हैं। तो बेल्जियम में भी क्या किया गया कि डच भाषी समुदाय अपनी अलग सरकार, एक सामुदायिक सरकार का गठन करेगा, चुनाव करेगा। फ्रेंच भाषी जो समुदाय है वो अपने समुदाय का जो आपके, और एक जो अन्य वर्ग है जिसमें आपके ईसाई है, ये अपनी जो आपके सरकार का गठन करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग जो भाषी लोग हैं वो अपनी अपनी जो आपके सरकारों का गठन करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी, जैसे डच भाषी लोग जो आपके चाहे दूसरे क्षेत्रों में भी रहते हो, लेकिन उन क्षेत्रों से वो क्या करेंगे, अपनी सामुदायिक सरकार को मत देंगे और निर्वाचन करेंगे। अब सामुदायिक सरकार का कार्य मैंने अभी बताया कि सामुदायिक सरकार क्या करेगी। सामुदायिक सरकार जो आपके अपने समुदाय विशेष की संस्कृति है, समुदाय विशेष की शिक्षा है, भाषा है, ऐसे जो मसले हैं उन मसलों पर चर्चा करती है और उन मसलों पर फैसला देने का कार्य करती है। अब आपने देखा कि ये बेल्जियम का जो मॉडल है संविधान में संशोधन करके और जो है सत्ता की साझेदारी का जो स्वरूप बेल्जियम ने अपनाया है वो बहुत जटिल है, और ये अपने लिए जटिल नहीं है, वहां की जनता भी उसे जटिल मानती है। बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये जटिल है, लेकिन ये व्यवस्था जो है आपके सत्ता की साझेदारी वाली, ये व्यवस्था बेल्जियम में बहुत ही सफल रही है। बेल्जियम की एकता स्थापित किए हुए है ये व्यवस्था, बेल्जियम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये व्यवस्था सफल रही है, और बेल्जियम के विकास में भी ये व्यवस्था सफल रही है। बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को इस व्यवस्था ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगर सत्ता की साझेदारी वाली व्यवस्था बेल्जियम नहीं अपनाता और ये समझदारी नहीं करता तो बेल्जियम का भाषा के आधार पर विभाजन हो जाता और बेल्जियम दो भाषी डच और फ्रेंच भाषी जो क्षेत्र है उनमें विभाजित हो जाता। बेल्जियम के द्वारा अपनाई गई इसी समझदारी से, और इस समझदारी सत्ता की साझेदारी की जो समझदारी अपनाई गई है उसी का परिणाम है कि जब यूरोपीय संघ बना तो यूरोपीय संघ के देशों ने मिलकर के और जो मुख्यालय बनाया अपना वो ब्रुसेल्स में बनाया। यूरोप के देशों का अपना एक संघ है, संगठन है, और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ये किसका परिणाम है? बेल्जियम की समझदारी का परिणाम है। इसी वजह से जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ के देशों का मुख्यालय है। अगर आप
आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं अपने बेल्जियम के साथ साथ में ले लो आपके श्रीलंका को भी ले लो। इन दोनों को ले लें तो आप दोनों के जो खताएं आपने दोनों की पढ़ी कि बेल्जियम में सत्ता साझेदारी दी, श्रीलंका में भी जो आपके वीर वर्ग थे वहां पर जो है सत्ता साझेदारी नहीं दी गई, ये दोनों घटनाएं आपने पढ़ी। इन घटनाओं से पढ़ने के बाद में आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, आपने क्या सीखा? देखो ये दोनों देश लोकतांत्रिक है, कौन से है? लोकतांत्रिक है, यानी यहाँ पर जनता द्वारा शासन का गठन किया जाता है, तो ये दोनों लोकतांत्रिक है। लेकिन सत्ता में साझेदारी के सवाल पर दोनों के अलग अलग ढंग है। ये तो क्या करता है, सत्ता में साझेदारी देता है, और ये साझेदारी नहीं देता है। यहां पर सत्ता में किसमें साझेदारी, सत्ता में साझेदारी है, यहां पर सत्ता में साझेदारी नहीं है। दोनों में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी बेल्जियम सत्ता में साझेदारी दे रहा है, श्रीलंका सत्ता में साझेदारी नहीं दे रहा है। तो ये दोनों ने अलग अलग ढंग का जो आपके अनुसरण किया है, विकल्प अपनाया है। तो देखो आपके इसका परिणाम क्या होता है, जब इसने सत्ता में साझेदारी दी तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो आपके सभी वर्ग जो आपके फ्रेंचवासी थे, डचवासी थे, वो सब मिलकर के क्या करते हैं, जर्मनवासी है, ये मिलकर के आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए एकता की भावना से वहां पर रह रहे हैं। दूसरी ओर इसने जो आपके साझेदारी नहीं की, परिणाम ये हुआ कि शहरी वासी लोगों में और तमिल समूह में जो आपके क्या हुआ, टकराव हुआ और गृह युद्ध की स्थिति बने गई। परिणाम ये हुआ कि गृह युद्ध की स्थिति से श्रीलंका के हजारों जो लोग हैं वो दूसरे देशों में परिवार से गए, वहां पर शरणार्थियों के रूप में रहने लगे, रोजगार छिन गए कईयों के, और श्रीलंका में जो आपकी अशांति होने से आर्थिक विकास की गतिविधि में बड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी जो आपके सेवाएं उन पर प्रभाव पड़ा। तो सत्ता की जो आपकी हिस्सेदारी होती है वो आपके अगर जन सहभागिता में यदि जनता को या समुदायों को मिल जाती है तो उससे जो आपके देश की एकता बनी रह सकती है, जैसे बेल्जियम की बनी हुई है। और अगर सत्ता में सभी वर्गों को साझेदारी नहीं मिलती है तो उस देश की एकता जो आपके खतरे में पड़ जाती है। अब देखो अपने आगे बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, अर्थात सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की क्या जरूरत है, सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। तो देखो सत्ता की साझेदारी के पक्ष में जो आपके दो तरह के रहते हैं, दो तरह के रहते हैं। पहला मत तो यह है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, उचित है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से सभी लोगों को क्या हो जाता है, आपके सत्ता में भागीदारी मिल जाती है, और सभी लोगों को भागीदारी मिलने से आपस में सामंजस्य बना रहता है, शांति व्यवस्था बनी रहती है, टकराव नहीं होते। दूसरी बात यह है कि इससे एक बहुसंख्यक वर्ग है वो दूसरे वर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाता है, और दूसरे वर्गों को भी या अल्पसंख्यक वर्गों को भी क्या होता है, सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता जो है आपके इन चार कारणों से, चार बातें इसके लिए क्यों जरूरत है। पहली आप बात यह है कि विभिन्न सामाजिक समूह है उनमें टकराव का हमेशा कम हो जाता है, अर्थात सत्ता की साझेदारी देश के विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम करती है। क्यों? क्योंकि जब सभी वर्गों को सत्ता की साझेदारी मिल गई तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि उनकी भी सरकार है और इस कारण उनमें तनाव नहीं होता। अगर हम सत्ता में साझेदारी नहीं देंगे, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो श्रीलंका के समान गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, टकराव हो जाएगा। तो सत्ता की हिस्सेदारी से टकराव नहीं होता है, जैसा कि बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने सत्ता में सभी वर्गों को साझेदारी देकर के, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंचवासी हो,
उनको साझेदारी देकर के उसने आपसी टकराव को कम समाप्त कर दिया। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीतिक व्यवस्था स्थिर कब रहेगी? जब देश में समाज में शांति व्यवस्था बने रहेगी। देश में अगर जनता आशंकित है, तनाव में है या जो है भय की स्थिति में है, तो वहां पर जो है सरकार की स्थिरता संभव नहीं है। तो सरकार की स्थिरता तभी रह सकती है जब सरकार में सभी लोगों को साझेदारी मिले और सभी जो समाज के या देश के सभी नागरिक मिलजुल करके सरकार का सहयोग करे, तभी जो है सरकार स्थिर रह सकती है, अन्यथा स्थिर नहीं रह सकती। तीसरा कारण, लोकतंत्र की आत्मा। सरकार की साझेदारी जो है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही उचित और सटीक बात होती है कि ये व्यवस्थाएं क्या करें, अपने शासन में अपने क्षेत्र के, अपने देश के सभी नागरिकों को भागीदार बनाए। और लोकतंत्र की मूल भावना भी यही है, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी की भागीदारी और सभी की साझेदारी से सरकार बनाना। तो ये लोकतंत्र की आत्मा भी है और इसी के आधार पर जो है शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा करना या सत्ता में साझेदारी करना आवश्यक है। तो लोकतंत्र की आत्मा भी है, इसलिए भी जो है सत्ता में साझेदारी करना जरूरी है। और अंतिम बात है कि बहुसंख्यकों के आतंक से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अगर एक देश में बहुसंख्यक है, वो शासन पर अधिकार जमाए हुए हैं या सत्ता पर अधिकार जमाए हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या के बल से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर सकते हैं। अगर वो अत्याचार नहीं करे तो भी जो है अल्पसंख्यकों के मन में हमेशा ये भय रहता है कि वो असुरक्षित है। तो ये अल्पसंख्यक हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कब तक सत्ता में इनकी साझेदारी नहीं होगी। अगर इनकी सत्ता में साझेदारी होगी तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। देखो, बहुसंख्यकों द्वारा अगर अल्पसंख्यकों पर आतंक किया जाता है तो ये आतंक अल्पसंख्यकों को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों की बर्बादी का भी कारण बनता है। इसलिए बहुसंख्यकों का आतंक किसी भी रूप में शुभ नहीं है। अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कितने तरफ दिए जा सकते हैं। तो देखो, आपके सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो तरह के रहते हैं। एक तो आपका युक्तिपरक, रहते हैं दो तरह के रहते हैं। एक तो आपका युक्तिपरक तर्क और दूसरा आपका नैतिक तर्क। युक्तिपरक और नैतिक तर्क। युक्तिपरक का अर्थ क्या होता है कि युक्तिपरक का मतलब होता है समझदारी। क्या होता है? समझदारी। अर्थात ये तरह क्या करता है, आपके ये तरह क्या करता है, लाभकारी परिणाम कर देता है कि लाभकारी परिणाम कैसे आएंगे। तो इस तरह के आधार पर एक युक्ति के रूप में अगर हम सोचें तो सत्ता में साझेदारी आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, आपके लाभकारी परिणाम देती है। सत्ता में साझेदारी होने से अभी चार मैंने आवश्यकताएं बताई थी, चार परिणाम के लाभ के ये लाभ बन जाते हैं। यानी कि देश का विभाजन नहीं होता है, देश में आपके अस्थिरता नहीं होती है, आपके जो है लोकतंत्र की आत्मा है, सभी लोग जो आपके मिलजुल करके रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके लाभकारी है, तो ये युक्तिपरक जो तरह है आपका वो क्या करता है, लाभकारी परिणाम पर बल देता है। दूसरा जो नैतिक तर्क है वो भी जो आपके अंतर्भूत महत्व को बताता है। ये क्या करता है, बंटवारे का अंतर्भूत महत्व इसको प्रकट करता है। अंतर्भूत महत्व क्या है कि सत्ता के बंटवारे में का क्या महत्व है कि इससे सत्ता में स्थिरता बनी रहती है, सभी लोगों को जो आपके विकास के अवसर मिले जाते हैं। तो ये जो आपके सत्ता में साझेदारी के जो आपके चार
जो आपके पक्ष थे, और उसके बाद में आपके 27वीं साझेदारी के पक्ष में तर्क जो है आपके दो तर्क है। ये एक तर्क तो जो आपके युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क क्या करता है, आपके लाभकारी परिणामों पर बल देता है। नैतिक तर्क क्या करता है, आपके बंटवारे के अंतर्भूत जो आपके 27वीं साझेदारी का महत्व है उस महत्व को प्रकट करता है।